एपिसोड 151 से 170 तक। पार्ट 8। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना था कि कैसे साइना चाहत को देखकर जल बुझ जाती है। उसे इस वक्त चाहत से बहुत ही ज्यादा नफरत हो रही थी। साइना को लग रहा था चाहत में जरूर कोई घटिया ट्रिक इस्तेमाल किया है जिस वजह से वह यहाँ तक पहुँची है। अब उसे लड़की को कौन बताएं कि उसकी सोच बिल्कुल ही उसी की तरह है। वही स्वयं और निक अपनी बहन के साथ बहुत ही प्यार से बैठे थे। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह तो यहाँ सिर्फ अपनी बहन से मिलने आए थे और उसकी कामयाबी देखने आए थे। वहीं दूसरी तरफ अनमोल की नजर भी चाहत पर पड़ चुकी थी। पहले तो वह चाहत को देखकर हैरान रह जाता है। आप चाहत लगी कितनी ज्यादा खूबसूरत रही थी। वह बोलता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत है ये कि इस पर से तो नजरें हटाने का ही मन नहीं कर रहा है। फिर वह चाहत के ड्रेस को देखा है। वह सर से पर तक फुल गाउन पहन रखा था। इस वजह से उसके शरीर का एक भी ऐसा अंग विजुअल नहीं हो रहा था जिसे देखकर थोड़ा भी असहज महसूस हो। वही वह दूसरी तरफ साइना को देखा है जहां उसने कपड़े के नाम पर लग रहा था एक रुमाल बांधकर चली आई हो। पता नहीं क्यों इस वक्त उसे साइना को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वह उससे प्यार करता था पर जिस तरह से साइना को देख रहा था पहले उसने कभी नहीं देखा। वही थोड़ी ही देर में अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है। अब तक चाहत की फैमिली से बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी मिल चुके थे। वहीं अब तक चाहत की फैमिली और साइना और अनमोल के परिवार वालों को इन लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी जिस वजह से गार्ड उन्हें रोके खड़े थे। थोड़ी ही देर में स्टेज पर एंकर जाकर बोलना शुरू करता है। हेलो एवरीवन, आज इस आवाज का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। अभी तक मीडिया को बाहर रोक कर रखा गया था जिससे यहाँ आए लोगों को उनसे किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन जैसे ही फंक्शन शुरू होता है उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। सभी मीडिया रिपोर्टर अपने कैमरों के साथ अंदर आ जाते हैं और वह शूट करना शुरू कर देते हैं। आज उन्हें बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली थी और इतने बड़े अवार्ड शो में आकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा था। कैमरों की फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थी। तभी अपने बाकी की स्पीच पूरी कर स्टेज पर खड़ा एंकर अपनी दमदार आवाज में घोषणा करता है, आज का यह अवार्ड खुराना एंड मित्तल कंपनी की सीईओ को जाता है। तो चलिए, आप लोग ये सोच रहे हैं कि खुराना और मित्तल कंपनी का सीईओ कौन है। सबके दिल में ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होगी। तो चलिए, आज आप लोगों का कंफ्यूजन दूर किया जाता है और बताते हैं कि खुराना और मित्तल कंपनी की सीईओ कौन है। जी हाँ, यह वही पर्सन है जो आज का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। वह बड़े ही शान से तेज आवाज में बोलता है, एंड द बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 गोज टू मिस चाहत खुराना। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजता है पूरा ऑडिटोरियम कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब जाता है। फिर अचानक ही तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों की आवाज और स्टैंडिंग ओवेशन से पूरा हॉल गूंज उठता है। महज 19 साल की इस लड़की का नाम सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में हैरानी और गर्व का मिश्रण झलकने लगता है। दादाजी गर्व से छाती चौड़ी कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता था उनकी पोती उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली है। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पोती ही खुराना और मित्तल कंपनी की सीईओ है। उनके आंखों से इस समय खुशी के आंसू बह रहे थे। वही जैसे ही चाहत का नाम कपूर परिवार के कानों में जाता है उनके तो आंखें फटी और मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। उन्हें तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े कंपनी की सीईओ चाहत है। वही अनमोल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है।
और साइना वह तो ये सुनकर ही पागल होने लगती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह पागलों की तरह चिल्लाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये 2 टके की लड़की इतनी बड़ी सीईओ कैसे हो सकती है। उसकी तेज आवाज सुनकर गार्ड जाकर उसे जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है और बोलता है, फंक्शन खराब करने की जरूरत नहीं है, आवाज धीमी रखो वरना उठकर बाहर फेंक दूंगा। थप्पड़ खाने के बाद वह शांत हो जाती है, लेकिन उसकी जलन इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। गुस्से से इसकी मुट्ठियां बंद हो गई थी और उसके हाथों में उसके नेल धंसने लगे थे, आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सब क्या हो गया? वह घटिया लड़की कैसे इतनी ज्यादा अमीर बन गई? इस वक्त उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनमोल ये सोच रहा था कि उसने कैसे उसे और उसके प्यार को ठुकरा कर किसी कचरे को उठा लिया। वह तो आसमान की वो बुलंदी है जिसे अब छूने का भी सपना वह नहीं देख सकता है। नहीं, अनमोल के पापा जो ये सारा नजारा देख रहे थे, अनमोल की मम्मी से कहते हैं, ले लो कर लो अपने मन की, कितनी बार मैंने समझाया था ये बच्ची बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तू माँ बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी। इतना कहकर वह अनमोल के सर पर एक थप्पड़ लगते हैं। इस समय वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथों से इतनी अच्छी बहू जो निकल गई थी। वही सात्विक और ऋतिक अपनी आंखें फाड़े बस स्टेज की ओर देख रहे थे कि क्या सचमुच में एंकर ने चाहत का ही नाम पुकारा है। यही हाल उसके मम्मी पापा का भी था। तभी चाहत पूरे आत्मविश्वास के साथ बहुत ही एरोगेंट स्टाइल में स्टेज पर चढ़ती है। उसकी चाल, उसका अंदाज और उसके चेहरे की मुस्कान में वो करिश्मा था जो हजारों लोगों के दिलों में जगह बना ले। तभी वहां पिछली बार के बिजनेस ऑफ द ईयर वुमेन का अवार्ड जिसने जीता था वह महिला आती है। इस वक्त उनकी आंखों में भी चाहत के लिए प्राउड था। वह प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरती हैं और फिर साइड से वह अवार्ड उठाकर चाहत के हाथों में देती हैं और उसे कंग्रेचुलेशन करती हैं। चाहत जब वो ट्रॉफी अपने हाथों में पकड़ती है तो उसकी चमक और भी बढ़ जाती है, मानो ये अवार्ड सिर्फ उसी के लिए बना हो। सिर्फ यह अवार्ड नहीं बल्कि उसकी मेहनत और जज्बे का नतीजा था। स्पॉटलाइट उसके ऊपर थी। सभी रिपोर्टर्स अपने कैमरों में चाहत की फोटो को कैद कर रहे थे। आज उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में ये देखा होगा कि कोई इतने कम उम्र की लड़की इतनी ज्यादा ऊंचाई पर खड़ी है। और चाहत खुराना ने उस पल ये साबित कर दिया था कि सपनों को पूरा करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। लड़कियां जो उसकी हम उम्र थीं, आपस में फुसफुसाते हुए जलन भरी नजरों से देखती हैं। Oh my God, she's just 19 and look at her. इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अवार्ड, अनबिलीवेबल। उनके चेहरों पर हल्की सी ईर्ष्या साफ झलकती है, मानो कोई उनका सपना उनसे छीन कर ले गया हो। वहीं लड़के चाहत को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाते। किसी के मन में ये ख्याल आता है, शी इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन। तो कोई कहता है, कभी सोचा नहीं था कि हमारी उम्र की लड़की इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून बन जाएगी। उनके लिए चाहत किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी, एक ऐसी शख्सियत जिसने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत उम्र की मोहताज नहीं होती। वहीं अब जैसे ही चाहत के हाथों में वह ट्रैफिक सात्विक और ऋतिक देखते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। सच में यह उनकी बहन है और यह इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इस वक्त उन लोगों को खुद के ऊपर ही तरस आ रहा था। वो इतने सालों बाद इतनी कामयाब होकर आई थी, फिर भी उसने एक बार भी अपने पैसों का घमंड नहीं किया था और वो हमारे पास हमारा प्यार पाने के लिए आई थी।
पर हम लोगों ने उसके साथ क्या कर दिया, हमने प्यार तो देना दूर उसे कितनी गंदी गंदी बातें की, गालियां दी और यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा, पर उसने कभी पलट कर हमें जवाब नहीं दिया। हम बहुत ही घटिया भाई हैं। इतना बोलकर सात्विक फूटकर रोने लगा। उसी के साथ ऋतिक भी रो रहा था। उन लोगों को आज अपने सारे किए धरे याद आ रहे थे। वही चाहत की मम्मी अपनी बेटी की इस कामयाबी को देखकर खुश हुए कि अपनी किस्मत पर रोए वह समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त उसके कानों में उसके बोले शब्द ही गूंज रहे थे, तुम जैसी घटिया लड़की किसी काम की नहीं हो, तुम तो सड़क से उठा कचरे के बराबर हो जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती है, और तुम मेरी साइन के पैरों के धूल के बराबर हो। उनकी आंखों से झर झर कर आंसू बहने लगते हैं। वो खुद के ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, देखो किरण, देखो तुम एक कैसी घटिया मन हो जिसने अपनी बच्ची को छुटकारा कर दूसरे की बच्ची को अपना बनाया, उसे दुनिया भर की सब सुविधा दी, फिर भी वो कभी कामयाब नहीं हो सकी। और जिसे तुमने ठुकरा दिया, जिसे तुमने कचरा कहा, आज वह आसमान की उसे बुलंदी पर है जिसे देखने के लिए भी तुम नजर नहीं उठा सकती हो। कितना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। वही आलोक जी तो अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चाहत इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी भी चाहत के साथ इतना घटिया व्यवहार ना करते और उसे इतने प्यार से रखने की चाहत उन्हें कभी छोड़कर ना जाती। पर अब वह सब कुछ बदल चुका था। वो खुद में ही सोच रहे थे, क्या चाहत मुझे माफ करेगी? फिर बोलते हैं या नहीं, वो मुझे क्यों माफ करेगी? मैं उसके साथ एक दिन भी पिता का फर्ज नहीं निभाया है तो वह मुझे क्यों माफ करेगी? इस समय उन्हें खुद पर अफसोस हो रहा था। चाहत उनकी अपनी बेटी थी तो उन्होंने क्यों नहीं चाहत को प्यार दिया। भव्य अवार्ड नाइट का माहौल पहले से ही जोश से भरा हुआ था। चाहत खुराना के नाम की गूंज और उसके लिए हुई तालियों की आवाजें अभी भी हॉल में गूंज रही थीं। तभी इनका एक बार फिर माइक्रोफोन पकड़ता है और मुस्कुराते हुए घोषणा करता है, एंड नाउ बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 गोज टू मिस्टर आदित्य ठाकुर। जैसे ही आदित्य का नाम गूंजता है, पूरा ऑडिटोरियम एक बार फिर जबरदस्त तालियों से भर उठता है। कैमरों की फ्लैश लगातार चलने लगती हैं और सबकी नजरें स्टेज की तरफ घूम जाती हैं। आदित्य ठाकुर एक नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में पहले ही चर्चाओं का केंद्र बन चुका था। मात्र 22 साल की उम्र में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन भीड़ में हर कोई खुश नहीं था। बहुत से लोग हैरानी और ईर्ष्या के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, सीरियसली, ही इज सो यंग एंड ही ऑलरेडी गॉट दिस अवार्ड। तो कोई बुदबुदाया, हम तो अभी अपनी जॉब्स तक स्टेबल नहीं कर पाए और ये लड़का दुनिया का बिजनेस आइकॉन बन गया। अनफेयर। खासकर कई लड़कियां जो चाहत की सफलता से पहले ही चुभन महसूस कर रही थीं, अब आदित्य के नाम पर भी हल्की झुंझलाहट दिखाने लगी। अब तो लग रहा है इन दोनों ने मिलकर पूरा बिजनेस वर्ल्ड हिला दिया है। इतनी कम उम्र में इतना सब, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं के चेहरे पर प्रेरणा साफ झलक रही थी। कई लड़के एक दूसरे से बोले जा रहे थे, ही इज अ रियल रोल मॉडल फॉर अस। हम भी चाहें तो अपने सपनों को सच कर सकते हैं, आदित्य ने कर दिखाया। आदित्य जब स्टेज की ओर बढ़ा तो उसकी फैमिली की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उसके पिता, जिनका सपना था कि बेटा एक दिन उनकी इज्जत और नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाए, तालियां बजाते हुए खड़े हो गए।
उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और उसकी छोटी बहन ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, That's my brother। स्टेज पर जाते हुए आदित्य के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी चाल और उसके शब्द सबको यह महसूस करा रहे थे कि वो सिर्फ एक अवार्ड विनर नहीं, बल्कि भविष्य की नई सोच का प्रतीक है। जब वो ट्रॉफी हाथों में पकड़ता है, तो पूरा हॉल फिर से गूंज उठता है। ये सिर्फ अवार्ड नहीं था, यह आदित्य ठाकुर की मेहनत, त्याग और जज्बे की पहचान थी। उस पल चाहत खुराना और आदित्य ठाकुर दोनों साथ खड़े थे, जैसे नई पीढ़ी के पावर आइकन्स, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस जुनून और मेहनत चाहिए। आज ये दोनों लोग स्टेज पर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे इन दोनों ने पूरी दुनिया पर काबू कर लिया हो, लेकिन इतना ही नहीं था, लोगों को सदमा को तब लगा जब आदित्य ठाकुर अपने घुटनों के बल बैठकर उसे भरी महफिल में प्रपोज करता है। ये देखकर तो मीडिया रिपोर्टर जल्दी जल्दी अपने कैमरे से उन्हें कैप्चर करने लगते हैं। ये न्यूज़ उनके लिए बिल्कुल किसी बम धमाके के बराबर थी, क्योंकि उन्होंने आज तक बस यही जाना था कि आदित्य कभी किसी लड़कियों की ओर नहीं देखा और भूल से कभी कोई लड़की उसे टच भी कर ले तो वह उसकी ऐसी हाल करता था कि जिंदगी में फिर कभी कोई उसके मुंह लगने की कोशिश नहीं करता था। और आज सामने का नजारा देखकर तो सभी के होश ही उड़ गए थे। वही आदित्य की फैमिली और चाहत के तीनों दादाजी के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। जहां सारी लड़कियां और लड़के जल बूझ रहे थे, वही आदित्य सबसे बेपरवाह बस अपने बेबी डॉल को अपना बनाने में लगा था। वही सारे बिजनेसमैन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। खुशी सिर्फ उनके चाहने वालों की थी, बाकी के बिजनेसमैन जल के कोयला बन जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अंदाजा लग चुका था कि अगर खुराना और ठाकुर कंपनी एक हो गई तो पूरी इकोनॉमी उनके हाथों में हो जाएगी और फिर उनके अगेंस्ट जाने वाला कोई नहीं रह जाएगा और इन दोनों कंपनी के आगे फिर किसी की कंपनी जिंदगी में नहीं टिक सकती है। वैसे भी यह दोनों कंपनियां अकेले ही सारी कंपनियों को टक्कर देने के लिए खड़ी रहती हैं और जब यह एक हो जाएगी तो भूचाल ही आ जाएगा। इनके राइवल्स के तो इस समय होश ही उड़े थे। वह अब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि चाहत उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, वरना पूरी जिंदगी सभी को इन लोगों की गुलामी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा छोटी कंपनी बड़े कंपनी पर ही डिपेंड होती है और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि उनके आगे बढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। पर उन्हें क्या पता होगा, भगवान से जो मांग रहे हैं उन्हें नहीं मिलने वाला है। इतने लोगों के सामने आदित्य प्रपोज करे और चाहत उसे मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। चाहत मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपने हाथों को आदित्य के हाथों पर रख देती है। जैसे ही आदित्य देखा है कि चाहत की हाँ है, वो तुरंत ही उसके हाथों में रिंग डाल देता है। इस समय तालिया की गदगदाहट पूरे हाल को कितना ज्यादा खुशनुमा बना रही थी कि मानो खुशियों की बारिश हो रही हो। आदित्य आगे बढ़कर चाहत के माथे को चूम लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वहीं एनका पूरे जोश के साथ उन लोगों को हैप्पी लाइफ की बधाई देना शुरू कर देता है। अब पूरे हाल से लोगों की आवाजें आने लगती है। लोग चाहत और आदित्य को उनके लॉन्ग लाइफ के लिए बधाई देने लगते हैं। ये सारा सीन साइना को पागल कर रहा था। वह ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वही चाहत ने पहले ही अपने गार्ड से कह रखा था कि अगर यह गलती करे तो इसे अच्छा सबक सिखाएं। गार्ड उसे देखते हैं कि वो चुप नहीं हो रही है तो घसीटते हुए उसके फैमिली के पास ले जाकर फेंक देते हैं।
वही जब आलोक जी उसे इस हाल में देते हैं तो जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे उठाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है और इस तरह तुम क्यों बिहेव कर रही हो, आखिर में तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हारे मन की तबीयत इतनी खराब थी और तुम क्या कर रही थी। आलोक जी की बातों को सुनकर साइना का गुस्सा फूट पड़ता है, चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहे जो कर रही हूँ, आपसे क्या मतलब, आपने मुझे एक बेकार इंसान बना कर रख दिया है। देखो चाहत उसे घटिया लड़की को, आज वह कहाँ पर है, उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था, पर मैं तुम जैसे भीख मांगोगे के पास हूँ, तुम्हें उसे अमीर फैमिली में भेज दिया और मुझे अपने पास रख लिया। उसके इल्जाम को सुनकर उसका सारा परिवार दंग रह जाता है। सात्विक उसे डांटे हुए बोलता है, या तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ समझ है, हमने तुम्हें इतनी लाड प्यार से पाला, जो जगह चाहत की थी उसे तुम्हें दे दिया, दुनिया भर की सुख सुविधा तुम्हें दी और तुम हम पर इतना इल्जाम लगा रही हो। साइना सात्विक की ओर देखते हुए बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग सब मिले हुए हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके इल्जामों को सुनकर सात्विक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आलोक जी गुस्से में उसे बोलते हैं, यहाँ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, घर चलो, वहाँ बातें होंगी। वो उन्हें चिल्लाते हुए बोलती है, आप लोग घटिया इंसान हैं, मैं भला आपके साथ क्यों जाऊं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप लोग मुझे घर ले जाना चाहते हैं, जिससे आप मेरे पैसों को खर्च कर सके। उसकी बातों को सुनकर सब आश्चर्य में उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी आलोक जी बोलते हैं, तुम क्या बोल रही हो और कैसे पैसे, तो वह हंसने लगती है और बोलती है, वही पैसे जो आपने मुझे जमा करने के लिए दिए थे, आपने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे, पर मैंने उसे जमा नहीं किया था और उसका अपने लिए शेयर खरीद लिया था। फिर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, देखो अब आप लोग भीख मांगे हो चुके हो, तो मुझे उम्मीद मत रखना कि मैं अपने पैसे दे दूंगी। फिर चाहत की ओर देखते हुए बोलती है, और रही उसे नीच घटिया लड़की की, तो मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातों को सुनकर सात्विक को गुस्सा आ जाता है। एक तो उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की जिससे आज वह लोग बैंक करप्ट हो गए, और फिर चाहत पर इल्जाम लगा रही है। वो आगे बढ़कर साइना के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह बोलने की। साइना बहुत ही गुस्से के साथ सात्विक की ओर देखती है और बिना एक पल गनवाए सात्विक के गालों में एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की ऐसा करेगी। साथ एक अपने गालों पर हाथ रख आंखें फाड़े बस उसे देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने इतने नाजों से पाला था, जिसके मुंह से एक आदमी निकलती थी तो वह लोग डर जाते थे, जिसे जब भी जितने पैसों की जरूरत होती थी तो वह चाहे जहां से लाकर देता पर देता था। आज उसने उसके गालों पर तमाचा मार दिया। तभी उसे याद आता है, उसने चाहत को कितनी बार मारा था, पर कभी भी चाहत में उसे पलटकर नहीं जवाब दिया। उसने उसे कभी कुछ नहीं दिया, ना तो उसे भाई का प्यार दिया, ना तो कभी 1 रुपए दिए। फिर भी चाहत ने उसके साथ इतना घटिया व्यवहार नहीं किया। आज उसे सच में समझ आ रहा था, अपना खून अपना ही होता है और सड़क से उठाया गया कचरा कचरा ही होता है। आज उसे साइना पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह कितना बड़ा पागल था। वही साइना की इस हरकत पर आलोक कपूर गुस्सा होते हुए उसे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे पर हाथ उठाने की, उसने तुम्हें इतना प्यार दिया और आज तुमने उसे पर हाथ उठा दिया। साइना बहुत ही बदतमीजी के साथ आलोक कपूर से बोलती है, मिस्टर आलोक कपूर, आप मेरी हिम्मत की बात मत करिए, वरना जो थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा है वही थप्पड़ तुम्हारे गालों में करने में मुझे बिल्कुल भी
हिचकिचाहट नहीं होगी। और रही बात प्यार देने की, तो वह तुम लोगों का स्वार्थ था। तुम्हें एक लड़की चाहिए थी, इसलिए तुम लोगों ने मुझे प्यार दिया था। मैं तुमसे मांगने नहीं आई थी। वही साइना की बातों को सुनकर आलोक जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह उसका बाप था और वह उसे थप्पड़ मारने के लिए बोल रही थी। वह गुस्से में उसे बोलना है, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने के लिए बोलने को। मैंने तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी की। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द बोलने से पहले ही पूरे कर दिए जाते, और तुम आज हमें ये दिन दिख रही हो। तभी वह उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मिस्टर आलोक कपूर, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करती हूँ, और तुम्हारे साथ रहने का और प्यार का तो सिर्फ मैं दिखावा कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा करके छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। अब मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना था। वो तो चतुर निकली, लेकिन आप बड़े बेवकूफ थे, इसलिए मैं तुम्हारी बेवकूफी का पूरा फायदा उठाया। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, वरना कभी कोई अपनी बेटी को छोड़कर दूसरे की बेटी को प्यार करता है। और यह आप क्या लगा रखा है? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बाप हो। मेरा तो चेहरा भी तुमसे नहीं मिलता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की मेरी माँ थी, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे साथ लॉयल रही होगी। इतना बोलकर वह हंसने लगी। वहीं मिस्टर कपूर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। साइना ने बात तो बहुत ही घटिया कही थी, लेकिन बात बहुत ही काम की कही थी। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि यह उनकी बेटी है कि नहीं है। और फिर जो लड़की पैसों के लिए उसके साथ सो सकती है, वह दूसरों के साथ क्यों नहीं सो सकती है? तभी साइना फिर से बोलती है, मुझे कभी डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, मुझे पहली बार डर लगा था जब आप लोगों ने चाहत का डीएनए टेस्ट कराया था। उसे समय मैं डर गई थी कहीं आप लोग मेरा भी डीएनए टेस्ट ना करवा ले और मैं किसी और की बेटी निकली तो मुझे उठकर बाहर ना कर दें। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही बेवकूफ थे। देखो ना, अपनी ही बेटी का डीएनए कराया और दूसरे की बेटी को आराम से पाल रहे हो। इतना बोलकर वह फिर से पागलों की तरह हंसने लगती है। आज पूरे परिवार को खुद से भी शर्म आ रही थी। वो कैसे इतना स्वार्थी और अंधे होते, उन्हें अच्छे से याद था जब उन्होंने चाहत का डीएनए करवाया था और उन्हें पता चला था यह उनकी खुद की बेटी है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने उसे ना प्यार दिया, ना इज्जत और ना पैसे, कचरे की तरह ट्रीट करते रहे। और इससे भी मन नहीं भरा तो घर से निकाल दिया। फिर उसके बाद इस घटिया लड़की ने उसके साथ क्या क्या किया, ये सब सोचकर वह लोग रोने लगे। कभी साइना उनसे बोलती है, चलो तुम लोग अपना ड्रामा कंटिन्यू रखो, मेरे पास बहुत सारा काम है। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाती है। उसे इस वक्त किसी ऐसे अमीर लड़के की जरूरत थी जिसे फंसाकर वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। उसने अपना मन बना दिया था कि वह निक को फंसाएगी और फिर जिंदगी भर के लिए महारानी की जिंदगी जिएगी। उसने एक वेटर को बुलाकर पैसे दिए और कहा कि यह ड्रिंक ले जाकर उसे हैंडसम लड़के को दे दे। साइना ने उसे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। वही वह वेटर जैसे ही उन लोगों के पास जाता है तो सबको ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन जैसे ही वह निक ड्रिंक देता है तो निक उसे मना करने लगता है। तो वह उससे बोलता है कि यह बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, या इंडियन गुलाब से बनी एक ऐसी जूस है जिसे पीकर बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। उसकी बातों में आकर निक उसे ड्रिंक को ले लेता है और फिर उसे ड्रिंक को पी लेता है। अभी आदित्य और चाहत आपस में प्यार भरी बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक से वह लोग देखते हैं
कि कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। चाहत की नजर जैसे ही निक पर पड़ती है वो उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है? निक बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगता है पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चाहत को कुछ अंदेशा होता है। वो तुरंत आदित्य को उधर देखने को बोलता है। अब आदित्य भी निक देखने लगता है और वह तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ, क्योंकि बड़े घर के लड़कों को ये प्रॉब्लम अक्सर ही फेस करनी पड़ती है। आदित्य के साथ भी यह कई बार हो चुका है। वह चाहत को तुरंत बता देता है कि निक को लगता है किसी ने ड्रग्स दे दिया है। आदित्य के बातों को सुनकर चाहत के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही जान को मैसेज करती है। जैसे ही जान चाहत का मैसेज देखा है वो तुरंत ही उठकर वहां से चला जाता है। अभी वह निक को ढूंढ पाता है। इससे पहले वो किसी रूम में चला जाता है। उसे नहीं पता था ये रूम किसका है, पर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तभी उसे रूम के बाथरूम से एक लड़की निकलती है। वो उसे जैसे देखा है वैसे ही खुश हो जाता है और उसे बोलना है, ख्वाहिश तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। तभी ख्वाहिश बोलती है कि मेरे ऊपर जूस गिर गया था, इस वजह से मैं कपड़े चेंज करने आई थी। ख्वाहिश मित्तल दादा के भाई की बेटी थी। वो अक्सर मित्तल दादा के यहाँ आती जाती रहती थी, जिस वजह से निक उसे अच्छे से जानता था। और ख्वाहिश इतनी ज्यादा सुंदर और अच्छी थी कि निक उसे मन ही मन पसंद भी करता था, पर वो उसे कभी बोल नहीं पाया। पर आज निक ख्वाहिश को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह ख्वाहिश के पास चला जाता है। इस समय उसे पर ड्रग्स का पूरा असर हो गया था। वह ख्वाहिश के पास जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि ख्वाहिश तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और अभी से नहीं बचपन से करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक से निक की यह सब बोलने से ख्वाहिश को तो 440 वॉट का झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह अचानक आकर मुझे क्या बोल रहा है। वह आश्चर्य के साथ निक की ओर बड़ी बड़ी कर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी निक उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोलता है, देखो ख्वाहिश, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें इसी तरह पूरी जिंदगी प्यार करूँगा। अभी तक वह ये सब इंग्लिश में बोल रहा था, लेकिन अब वह टूटी फूटी हिंदी में बोलने लगता है क्योंकि इस वक्त उसके सर पर नशा चढ़ चुका था। ख्वाहिश बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ख्वाहिश कुछ तो बोलो, वह लगातार ख्वाहिश से पूछ रहा था। वही ख्वाहिश बेचारी उसे बस अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में निक को क्या हो गया है। अब तक निक की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका शरीर भी गर्म हो गया था, जिस वजह से उसके शरीर से धीरे धीरे पसीना निकलने लगता है। इसको अंदाजा हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना निक इस तरह उसे सामने से आकर कभी भी नहीं बोल सकता था। निकवास ख्वाहिश की आंखों को देखे जा रहा था। नशे में वह उसे और भी प्यारी लग रही थी। वह आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। वही ख्वाहिश, उसे तो बिजली का झटका लग जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि निक उसके साथ ऐसा करेगा। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अभी भी निक को देखे जा रही थी। वही निक अब ख्वाहिश को बहुत ही बेताबी से किस किया जा रहा था। धीरे धीरे उसकी किसी और भी ज्यादा पैशनेट होते जा रही थी। वही ख्वाहिश जो पहले से ही निक से प्यार करती थी और उसी के लिए वह मित्तल दादा के पास आया करती थी।
उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे ख्वाहिश भी उसके प्यार के रंग में डूबने लगी थी। ख्वाहिश के हाथ अपने आप निक के बालों पर जाकर चलने लगते हैं और वह किस बैक करने लगती है। वहीं निक के दोनों हाथ ख्वाहिश के पूरे शरीर को टटोल रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वह दोनों एक दूसरे में डूबे जा रहे थे। निक उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और अब वह दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं। वही साइना पागलों की तरह निक को ढूंढ रही थी। उसने बहुत ही हाई डोज दिया था जिससे निक बिल्कुल भी कंट्रोल न कर पाए और वह उसका फायदा उठाकर उसके साथ एक रात बिता लेगी। फिर उसके बाद इतने बड़े लोगों को अपने बदनामी का तो डर रहेगा ही। उन्हें मजबूरी में उसे अपनी बहू बनाना ही पड़ेगा। वही निक के ना मिलने की वजह से चाहत बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस समय उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके सामने आता तो वह उसे जान से मार डालती। आदित्य को भी उसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने निक के साथ यह हरकत की। वह भी उसे ही ढूंढ रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग सीसीटीवी फुटेज मंगाकर देखने लगते हैं तो वह देखते हैं कि निक किसी रूम में जा रहा है। वो फुटेज को और पीछे रिवर्स करते हैं तो पाते हैं कि उसे रूम में ख्वाहिश पहले से ही गई थी। तभी कसक बताती है कि उसके ड्रेस में ड्रिंक गिर गई थी जिस वजह से इस रूम को मैंने ही बुक किया था और उसे वहां जाकर चेंज करने को कहा था। ख्वाहिश जल्दी से अपने गार्ड को भेजती है ये देखने के लिए कि अभी भी वह लोग वहां है कि नहीं। तभी वह बात थोड़ी देर में आकर बताता है कि वह लोग अभी वही है। चाहत अब जाकर रिलैक्स होती है। उसे पहले से ही पता था ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर आज ख्वाहिश के साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी निक जरूर लेगा। अब जब वह बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थी तो सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। आखिर में वह भी तो जाने कि यह हरकत किसकी है। तभी वह देखी है एक वेटर जाकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक दे रहा था और उसके पीने के बाद ही निक की ऐसी हालत हुई है। वह उसे वीडियो को और पीछे करके देखते हैं तब उसे पता चलता है कि यह हरकत साइना की है। उसे घटिया लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन कर रहा था कि वो उसकी जान यहीं पर ले ले पर वह कानून को हाथों में तो ऐसे खुलेआम नहीं लगी वरना उसकी इमेज क्या रह जाएगी। आदित्य की ओर देखने लगती है। आदित्य उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बेबी डॉल अब तुम रिलैक्स हो जाओ क्योंकि तुम काफी देर से परेशान हो और मैं तुम्हें इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता हूँ। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर वह अपने गार्ड को कुछ बोलता है। थोड़ी ही देर में उसके बाद साइना को खोजकर पकड़ लेते हैं और आदित्य को बता देते हैं। तब आदित्य उसे बोलना है कि उसे ड्रग्स का हाई डोज दे दो और अपने 2-3 गार्ड उसके रूम में भेज दो। वह गार्ड भी आदित्य ने जैसा कहा था वैसा कर देते हैं। उन लोगों ने साइना को इंजेक्शन दे दिया था और उसमें बहुत ज्यादा हाई डोज का ड्रग्स था। वह लोग साइना को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। वह बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी पर उसके चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में साइना की हालत खराब होने लगती है। तभी वहां पर 3 से 4 गार्ड आ जाते हैं। साइना का पूरा शरीर जल रहा था। वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रही थी। जैसे ही वह गार्ड को देखते हैं उसे पर टूट पड़ती है। वहीं वह गार्ड को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वह लोग भी अब साइना के साथ शुरू हो जाते हैं। जहां एक तरफ अनमोल के पापा अनमोल को डांट रहे थे साइना को छोड़ने के लिए, वो उसे बोलते हैं वो लड़की मुझे बहुत घटिया लगती है, मैं दुनिया देखी है, तुम उसकी चतुराई नहीं देख पा रहे हो, वो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है और देख लेना तो एक दिन तुम उसके साथ बर्बाद हो जाओगे। इससे पहले कि तुम बर्बाद हो उसका साथ छोड़ दो।
अनमोल अपने पापा की बातों को मारने को तैयार नहीं था। वह बोलता है, पापा साइना बहुत अच्छी लड़की है, लोगों का क्या है, वह तो बस बोलते हैं, वो लोगों की अच्छाई पर जलते हैं, पर मैंने देखा है वो बहुत ही मासूम और अच्छी है। तभी उसका साथ देते हुए उसकी माँ भी बोलती है, हाँ वो बहुत प्यारी लड़की है और मेरी बहू तो वही बनेगी। रही बात इस घटिया लड़की की, तो इसने जरूर कोई ट्रिक लगाया होगा। देखो वो बुढ़े कैसे उसे प्यार से देख रहे हैं, जरूर यह उन दोनों बुओं की मिस्ट्रेस होगी। अपने बीवी की बातों को सुनकर आलोक के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हारे अंदर दिमाग है भी कि नहीं है, तुम्हें समझाना तो बिल्कुल बेकार है, पर अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी यह घटिया बातें किसी ने सुन ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी सब दिन तो तुम लोगों ने अपने माँ का ही किया है, जो करो, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चले गए। वह इन माँ बेटे को कभी नहीं समझ सकते थे। वही कपूर परिवार अपने में ही परेशान था। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उन लोगों ने इतने प्यार से पाला पोसा वह ऐसी निकलेगी। उन लोगों ने अपने प्यार में कहाँ कमी रखी थी जो वह उनके साथ ऐसा कर गई। वही सात्विक और ऋतिका मुंह तो देखते ही लायक था। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे मानो वह कितने दिनों से बीमार पड़े हो। वह बस आंखों में आंसू लिए दूर से ही चाहत को देख सकते थे। उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर चाहत से बात कर सके। जहां कपूर फैमिली दुख मना रही थी, वही चाहत अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खाना खा रही थी। इस वक्त अब सब खाना खा रहे थे। जैसे ही उन लोगों का खाना खत्म हुआ, वहां लगी बड़ी सी एलईडी टीवी पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। अब सब लोगों की नजर उसे टीवी पर जाती है। इस वक्त यहाँ सारे एडल्ट लोग थे। इस पार्टी में बच्चों को नहीं लाया गया था, इस वजह से आदित्य ने यहाँ लाइव टेलीकास्ट करवा दिया। उसे साइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वही सैन चार मर्दों के साथ अकेले ही बेड पर बहुत ही गंदी हालत में दिख रही थी। हालांकि उन लोगों के काफी पार्ट को ब्लर कर दिया गया था, फिर भी बिना कपड़ों के और एक साथ एक ही बिस्तर पर ऊपर से साइना की आती आवाज सब कुछ बता रही थी कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही खबर मीडिया देती है तो वह तुरंत ही अपने कमरे टीवी पर तान लेते हैं और सारी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। आज तो उनकी किस्मत ही चमक गई थी। उन्हें एक से बढ़कर एक धमाकेदार न्यूज़ मिल रही थी। वहीं अब सारे लोग उसे नजारे को देखकर शर्मसार हो गए थे। कुछ ही देर में वह सीन बंद हो जाता है, लेकिन अब तक सैन के चेहरे को वहां खड़े हर लोगों ने पहचान लिया था। वहीं जहां उसकी सहेलियां उससे घिन महसूस कर रही थी, वही कपूर फैमिली तुम्हारे शर्म के अपना कर ही नहीं उठा पा रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिसे वह दूध पिला रहे हैं वो इतनी बड़ी नागिन निकलेगी। आज तो उनके पास ना धन रह गया और न इज्जत। वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वहीं अब भीड़ से धीरे धीरे आवाज आना शुरू हो गई, अरे उसे घटिया लड़की के माँ बाप वो खड़े हैं, देखो देखो कैसे बेशर्म की तरह यहाँ मुंह उठाकर चले आए। तभी कोई औरत उनके पीछे से बोलता है, अरे जैसे माँ बाप है उनसे ही उसकी औलाद है, बेशर्मी की हद होती है, पता नहीं कितनी जवानी चढ़ी है। सभी दूसरी बोलती है, अरे इन लोगों को तो समझ में रखने लायक ही नहीं है, वरना हमारे बच्चों पर भी गंदा असर पड़ेगा। तभी वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोलती है, अरे ऐसे माँ बाप को ही चप्पल से मारना चाहिए जो लोग अपने बच्चों को ऐसे गंदे संस्कार देते हैं। एक तो देखो वह छोटी सी बच्ची है जिसके कामयाबी के आगे पूरी दुनिया फीकी है। उसके घर वालों ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। उसके दोनों दादा को देखो, उन लोगों ने पूरी जिंदगी नाम कमाया है, अब उनकी पोती भी नाम कमा रही है। और एक घटिया लोगों को देखो कैसे उनकी बेटी पूरी दुनिया पर कलंक है।
उनकी बातों को सुनकर सात्विक ऋतिक और उसकी मां के आंखों से झर झर कर आंसू बह रहे थे। आखिर में वह महिला गलत ही कहाँ कह रही थी जिसे उन्होंने अपनी बेटी बनकर जिंदगी भर पाला, इतनी मनहूस निकली और जिसे उन लोगों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आज वह इतनी ताकतवर है कि पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर ले। आज वह उनकी बेटी होते हुए भी किसी और की बेटी के नाम से जानी जा रही है। और एक अब आगे हम लोग हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी को कलंक कह के निकाल दिया। कहते हैं ना, भगवान सबको देखता है और उसके किए की सजा जरूर देता है। वहीं अब वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वही अनमोल तो ये सारा नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो उसे देखकर इतना तो अच्छे से जान गया था कि यह इसका पहली बार नहीं था। जिस तरह वह 4 लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी, यह इसका हमेशा का होगा। उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो गया। उसने जिस दिल से इतना प्यार किया वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। वही अनमोल की माँ अपने मुंह पर हाथ रखे सारा चीज देख रही थी। वह क्या बोले उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वही अनमोल के पिता ये सब देखकर नफरत से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें तो पहले से ही इस लड़की पर शक था, पर आज वह अभी दूर हो गया। वही यह सब देखकर अनमोल के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तो साइना को सच्चा प्यार किया था। उसे क्या पता था कि वह उसे ऐसा धोखा देगी। उसे लग रहा था कि आज उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वह इस घटिया लड़की की सच्चाई को देखकर रोए कि हंसे, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे कि वह लोग अब उन पर अटैक करना भी शुरू हो जाते हैं। किसी तरह सात्विक और ऋतिक अपनी मां को बचाकर वहां से निकलते हैं। वही साइना को अभी कुछ भी पता नहीं था। आदित्य वहां का माहौल बिगड़ते देखा है तो वह सबको वहां से चलने के लिए बोल देता है। वह चाहत को लेकर अपने साथ जा रहा था। उसने दादाजी से परमिशन ले लिया था। उसने दादाजी को भी अपने साथ चलने को कहा था, पर वह लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ दिन अपने राज्य घूमने जा रहे हैं। उनकी कुछ पुरानी यादें हैं, वह ताज़ा करना चाहते हैं। आदित्य भी उनसे जबरदस्ती नहीं करता। नहीं, चाहत अपने गार्ड के साथ अपने दादाजी को सुरक्षित उनके घर पहुंचने को बोलते हैं। दादाजी गार्ड के साथ चले जाते हैं। वही जैसे ही चाहत जाने लगती है, अभी तक छुपे थे वो बाहर निकाल कर आते हैं और रास्ते में ही चाहत को रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो, और वैसे भी तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस वजह से क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। उनकी ऐसी घटिया बातों को सुनकर चाहत को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अभी तक सिर्फ इसलिए शांति थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके अमीर होने की बात उसकी सो कॉल फैमिली को पता चले और उसका फायदा उठाएं, पर अब पूरी तरह से उन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी। वह उन पर हंसते हुए बोलती है, और तो मिस्टर कपूर, आज तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। उसे वक्त आपको नहीं पता चला था जिस वक्त आपने मुझे पुलिस के हवाले किया था, या उसे वक्त आपको नहीं पता चला था जब आपने मुझे आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाला था। तब क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? उसकी बातों को सुनकर मिस्टर कपूर को थोड़ा शर्म आने लगता है। वह ये बात कैसे भूल गए थे, फिर भी वह बेशर्म होते हुए बोलते हैं, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमसे, तुम्हें गलत समझ लिया था, लेकिन आप सब कुछ सही हो गया है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। उनकी बार बार साथ जाने की बात को सुनकर आदित्य का मन कर रहा था तुरंत ही उन्हें जान से मार डाले। उसने कितनी मेहनत से अपने साथ जाने के लिए
अपनी बेबी डॉल को मनाया था, अब ये घटिया इंसान जाकर उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे अपने खूंखार आंखों से घूर रहा था। पर इस वक्त आलोक जी को चाहत को मनाने के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था। वही चाहत अपने इस घटिया बाप को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है, मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इस वजह से आज तो तुम मेरे सामने आ गए, लेकिन आज के बाद भूल कर भी ये गलती मत करना। आज तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं कोई चाहत ही नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहत खुराना हूँ, और चाहत पुराना क्या कर सकती है वो तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इससे पहले मेरा वह रूप तुम देखो, यहाँ से चले जाओ वरना तुम अपनी जिंदगी के लिए पछताओगे। इस समय गुस्से की वजह से चाहत की आंखें लाल थी। जैसे ही आलोक जी चाहत का ये रूप देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। वो एक बार फिर कोशिश करते हुए बोलते हैं, देखो बेटा, तुम चाहती हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ चलो। अब चाहत के सब्र का बांध टूट जाता है। वो एक ही पल में झपटकर मिस्टर कपूर का कॉलर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, तुम किस मुंह से मुझे अपना बेटा बोल रहे हो? तुम्हें अच्छे से याद होगा, तुमने मेरे साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। आधी रात को जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था, उसे वक्त मैं इस पूरे रिश्ते की तिलांजलि दे दी थी। तुम मेरे लिए मर चुके हो, इसलिए अब भूल कर भी तुम मुझे बेटा मत बोलना। तुम्हारी इस गंदी जुबान से मुझे बेटा शब्द गटर के कीड़े के सामान लगता है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें इस कदर बर्बाद करूंगी कि पूरी जिंदगी तुम अपनी किस्मत पर रहोगे। इतना बोलकर वह उसे झटके से छोड़ देती है। आलोक कपूर तो आंखें फाड़े बस उसे देखा ही रह जाता है। उसने चाहत को कभी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। वो तो उसे एक सीधी शादी और पागल लड़की समझता था। उसे नहीं पता था कि चाहत इतनी खतरनाक भी है। अब वह चाहत से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। वही चाहत अपने गार्ड को बुलाकर बोलती है, इसे ले जाकर बाहर फेंक दो, वरना यहाँ रहा तो यह मेरे हाथों ही मर जाएगा। गार्ड चाहत की बातों को सुनकर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में चाहत और आदित्य वहां से निकल जाते हैं। उनकी पूरी फैमिली पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। वही आप चाहत के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। उसने अपने दुश्मनों को आज रोते और बिलखते हुए अच्छे से देखा था। उनकी बेबसी, उनकी लाचारी उनके आंखों में दिख रही थी। वो मन में सोची, एक दिन में ऐसे ही बेबस और लाचार थी, पर आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे घर से बेघर कर दिया। ये भी नहीं सोचा इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी घर से बेघर होना क्या होता है। उसे दिन बस मैं यही चाहूंगी कि तुम मुझे एक सवाल पूछने आना कि तुमने हमें घर से बेघर कर दिया, हम कहाँ रहे। उसे दिन में तुम्हारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दूंगी। हर उसे अपने दर्द को तुम्हें जीने को मजबूर कर दूंगी। कुछ घटिया लड़की ने तो मेरे साथ चाल चला था, वह तो पर आई थी, पर आप लोग तो मेरे अपने थे, आप कैसे अंधे हो गए? वो तो बस अपना स्वार्थ देख रही थी, पर आप लोग कैसे अपनी बच्ची को ही ना देख पाए? इतना सोचकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आज उसके दिल में सुकून था। वह चाहती तो इन लोगों को मारती और टॉर्चर करती, पर उसे क्या होता करने और टॉर्चर करने से? वह सिर्फ उनके शरीर को दर्द दे पाती, लेकिन अब जो दर्द उन्हें मिलने वाला है वो उनके दिल को, उनकी आत्मा को मिलेगा। उनका शरीर तो खुद ही खुद उस दर्द में टूट जाएगा। सच कहते हैं लोग, जोश में आकर नहीं बल्कि होश से कम लिया जाए तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है।
और चोट दिल पर किया जाए तो चोट खाने वाले की जिंदगी एक ही पल में बर्बाद हो जाएगी। वह ना तो जी सकेगा और ना मार सकेगा। इससे बड़ा बदलाव और क्या ले। तभी आदित्य आकर चाहत को प्यार से अपने बाहों में भर लेता है और बोलता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आज तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, जाओ चेंज करके आओ और आराम करो। आदित्य की बातों को सुनकर चाहत भी चेंज करने चली जाती है और थोड़ी ही देर में एक बेबी पिंक कलर का नाइटी पहनकर वापस आती है। आदित्य उसे देखा है तो बोलता है, जान तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि कुछ भी पहन लेती हो तो वह तुम पर इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि नजर ही नहीं हटती है। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है। वह प्यार से चाहत के माथे को चूम लेता है और फिर उसके होठों पर अपना होंठ रखकर बोलता है, देखो ना कितना देर हो गया, मैं सुबह से प्यास हूँ पर एक बार भी तुमने मेरी प्यास नहीं बुझाई। इतना बोलकर उसे प्यार से किस करने लगता है। थोड़ी देर वह लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार करते रहते हैं। आदित्य को पता था कि चाहत आज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, इस वजह से वो उसे परेशान नहीं करता और प्यार से अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और धीरे धीरे से उसका सर फैलने लगता है। उसके ऐसा करने से चाहत को बहुत ही अच्छा लग रहा था और थोड़ी ही देर में सो जाती है। उधर दूसरी तरफ साइना को होश आता है तो वह खुद को ऐसी हालत में देखकर समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। आखिर में उसके साथ चार लोगों ने रात बिताई थी तो इतनी नॉर्मल तो नहीं हो सकती। फिर भी वह खुद को संभालती है और अपने कपड़े पहन लेती है। वह अभी सोच रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, तभी उसे याद आता है कि वह तो निक को ढूंढ रही थी और तभी उसे कुछ लोग आकर पकड़ ले जाते हैं। फिर उसे हल्का हल्का याद आता है कि उसके कमरे में कुछ लोग आते हैं और फिर उसके साथ यह सब हो जाता है। वह तो अपना सर ही पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन कोसते हुए बोलती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर वह फिर से उठती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी, पर उसे अपने बिस्तर तक लाकर छोड़ेगी। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाती है। वहीं निक और ख्वाहिश तो अब अजीब कंडीशन में थे। जब उनकी नींद खुलती है तो वह एक दूसरे को अपने साथ देखते हैं। ख्वाहिश तो सब कुछ जानती थी, उसे पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वही निक ख्वाहिश को ऐसे देखा है तो घबरा जाता है और जब खुद की हालत देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने दिमाग पर जोर डालता है तो धुंधली धुंधली सी उसे रात की यादें आने लगती है। अभी ख्वाहिश की भी आंखें खुल जाती है और वह निक को एकटक देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी निक घबराते हुए उसे बोलना है, ख्वाहिश मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। निक के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह सोच रहा था कहीं ख्वाहिश उसे गलत ना समझ ले और उसे अपने रिश्ते नाते तोड़ ले। वह ख्वाहिश की दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ सकता। वह ख्वाहिश के हाथों को पकड़कर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और बोलता है, प्लीज ख्वाहिश मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा और तुम चाहो तो मुझे जो सजा देना चाहती हो वह भी दे सकती हो। अगर तुम्हें मुझे मारने का मन कर रहा हो तो तुम मुझे मार भी सकती हो। इतना बोलते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ख्वाहिश को पता नहीं था कि निक इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा। वही वह चादर को अच्छे से अपने शरीर पर लपेटती है और उठकर बैठ जाती है।
निक अब भी लगातार माफी मांगे जा रहा था। शर्म की वजह से वह एक बार भी अपनी आंखें उठाकर ख्वाहिश को नहीं देखता। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ख्वाहिश के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था और अब उसका रोना तेज हो जाता है। यार गजब का लड़का है। यहाँ रोने का काम लड़कियों का होता है, पर यहाँ पर तो उल्टा है। ये खुद ही रोए जा रहा है और भाई रो भी क्यों ना। वह ख्वाहिश को इतना ज्यादा प्यार जो करता था और आज उसने उसके साथ बिना उसके मर्जी के गलत कर दिया था, तो उसे गिल्ट तो महसूस होगा ही। जब निक की ऐसी हालत देखी है तो वो उसे शांत होने को बोलता है और निक तो आज शांत होने वाला नहीं था। इतना ज्यादा खतरनाक देखने वाला व्यक्ति जिससे सभी डरते थे और जो राजघराने का प्रिंस था, आज बच्चों की तरह रो रहा था। इससे साफ पता चलता था कि वो ख्वाहिश को इतना ज्यादा प्यार करता है। ख्वाहिश देखी है कि वो उसकी बातों को नहीं मान रहा है। वह आगे बढ़ाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिया था। तो वह बोलता है, हाँ मुझे अंदाजा लग गया था, पर मैं तुम्हारे साथ गलत कर दिया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वह उसे प्यार से बोलती है, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी और जो कुछ भी मैंने किया है वो पूरे होश में किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। इस वजह से आज तक मैं तुमसे यह बात नहीं बता पाई थी, पर जब तुमने कल मुझे अपने दिल की बात बोली तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये गलत कहाँ से हुआ। निक तो उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। वह तुरंत ही उससे अलग होकर उसे देखने लगता है। इस वक्त उसके आंखों से आंसू की बूंद गिर रही थी। वह इस वक्त बहुत ही मासूम हो प्यारा दिख रहा था। ख्वाहिश को उसे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वह अपना सर हमें हिलती है और आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लेती है। निक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कितना वक्त लग गया, पर वह आज तक उसे अपने दिल की बात नहीं कर सका और बोला भी तो कब। जब ड्रग्स के नशे में था वह तुरंत ही ख्वाहिश को पकड़कर किस करने लगता है। इसका एक हाथ ख्वाहिश के कर के पीछे था और दूसरा उसकी पीठ पर था। वह उसे खुद में इतना ज्यादा चिपका लिया था कि हवा जाने का भी जगह नहीं था। वह मन ही मन उसे शख्स को थैंक्स बोल रहा था जिसने उसे ड्रग्स दिया, वरना वो पूरी जिंदगी डर की वजह से ख्वाहिश से अपने प्यार का इजहार ही ना कर पाता। लो यार, ये तो अजीब बात है। यानी मेहनत किसने की और फल किसने खाया। बेचारी साइना, वह तो बेकार में ही बदनाम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसने भी तो अपने कैटेगरी के हिसाब से मजा कर लिया। लेकिन हम मजाक कर ली है तो थोड़ी सजा की भी तो बारी आती है। साइना जैसे ही होटल से निकलकर बाहर जाती है, वह अभी कुछ दूर चली ही थी कि लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ती है, अरे देखो ये घटिया लड़की जा रही है। अरे इस लड़की से दूर रहो और अपने बच्चों को इसकी परछाई से भी दूर रखो, वरना ये घटिया लड़की हमारे बच्चों के साथ बुरा कर देगी, उन्हें भी अपने जाल में फंसा लगी। साइना को समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे देखकर यह बातें क्यों कर रहे हैं। वह तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लोगों के ताने भी उतनी तेजी से उसके कानों में सुनाई दे रहे थे। वह कैब बुक करना चाहती थी, पर उसका फोन उसके पास नहीं था। इस वजह से अब वह सिर्फ टैक्सी ले सकती थी, जिसके लिए उसे चलकर कुछ दूर जाना था। लेकिन आज वह दूरी उसके लिए कोसों लग रही थी, जो काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके सामने एक औरत आती है। ये औरत और कोई नहीं, उस गार्ड की वाइफ थी।
जो वीडियो में उसके साथ था, अब उसे क्या पता वह अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। वह तो सोच रही थी कि उसने मेरे पति को फंसाया है। बस अब क्या था, उसने साइना को रोका और अपने चप्पल उतरे और उसके मुंह पर ले दनादन चप्पलों की बरसात करना शुरू कर दी। साइना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह तुरंत ही उसे औरत को जोर से धक्का देती है, जिससे वो औरत नीचे गिर जाती है। इस वजह से वहां खड़ी और औरतें उसे देख लेती हैं और उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था। करीब 6 से 7 औरतें उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से एक औरत उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोलती है, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बुजुर्ग औरत को नीचे गिरने की? वो तुझसे कितनी बड़ी है उम्र में? तू घटिया लड़की, मर्दों के बिस्तर गर्म करती है और अपने आप को सती सावित्री दिखती है। तुझे तो हम अभी ठीक करते हैं। इतना कहकर वो औरतें बारी बारी से उसके गालों में तमाचा मारने लगते हैं। इस वक्त साइना का गाल पूरी तरह से थप्पड़ों से सज चुका था। उसके होठों के किनारे से खून भी बहाना शुरू हो गए थे। वहीं उसके बाद सबके खींचने की वजह से चिड़िया का घोंसला बना चुका था। इतनी ज्यादा इंसल्टी तो उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं महसूस की थी। उसे लग रहा था कि वो कहीं जाकर डूब मरे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। तभी उसे औरत की बात याद आती है और तुरंत ही उसे ध्यान आता है कि कहीं आज रात की बात सबको पता तो नहीं चल गई। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह तुरंत ही अपना मुंह छुपाकर भागती है। आगे जाकर वह पास के दुकान से पड़ा एक कपड़ा निकालकर वहां से भाग जाती है। दुकान वाला चिल्लाता ही रह जाता है। वह जल्दी से कपड़े से अपना पूरा मुंह ढक लेती है और फिर किसी बुजुर्ग इंसान से फोन मांगती है। चेहरा ढके होने की वजह से वह इंसान उसे नहीं पहचानता। वह उसे अपना फोन दे देता है। साइना जल्दी से अपने पापा को फोन लगाती है। उधर से फोन कोई नहीं रिसीव कर रहा था। फिर वह सात्विक को फोन लगाती है। अभी फोन नहीं रिसीव हो रहा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिर में सात्विक फोन रिसीव कर लेता है तो साइना बहुत ही प्यार से सात्विक से बोलता है, भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसे भेज सकते हो? उसकी बातों को सुनकर सात्विक के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है। वो इस घटिया लड़की को आज तक कैसे नहीं समझ पाया। वह ये कैसे नहीं जान सका कि जब जब उसे पैसे की जरूरत होती थी तभी तभी वह उसे बात करती थी। वह उसके प्यार में इतना पागल था कि उसने सबको नजरअंदाज किया और देखो कल ही उसने उसे थप्पड़ मारा था और आज उसे किस मुंह से पैसे मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आता देखकर साइना फिर से बोलता है, भाई आप सुन रहे हो ना? सात्विक हंसते हुए बोलता है, कौन सा भाई? यहाँ पर किसी का भाई नहीं रहता है, शायद अपने रोंग नंबर लगा दिया। सात्विक की बातों को सुनकर साइना घबरा जाती है। वह तुरंत ही बोलती है, भाई मैं साइना बोल रही हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वह बोलता है कि कौन सा भाई? कल ही तो तुमने बोला था मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ और तुमने मेरे भाई होने का कर्ज कल थप्पड़ मारकर उतार दिया था, तो फिर आज किसी भाई को याद कर रही हो? अब जाकर साइना को कल की बातें याद आती है। वह तो भूल ही गई थी कि उसने किस तरह उसके साथ व्यवहार किया था। वह तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलती है, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, वह तो मुझे गुस्से में समझ नहीं आया। तो सात्विक बोलता है, कोई बात नहीं, अब तुम गुस्सा करो या अच्छा करो मुझसे कोई मतलब नहीं है और नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए आज के बाद तुम कभी मुझे फोन मत करना। इतना बोलकर वह फोन काट देता है। साइना बार बार कोशिश करती है लेकिन वह फोन नहीं रिसीव करता। तभी अचानक से साइना की नजर उसे फोन पर आए मैसेज पर पड़ती है।
जैसे ही सेंड मैसेज ओपन करती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसमें उसे रूम की वीडियो चल रही थी जिसमें साइना थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि लोग उसे क्यों गालियां दे रहे थे और मार रहे थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वो गुस्से में चिल्लाती है, चाहत चाहत चाहत, तू घटिया लड़की, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यार इस पागल को कौन समझाए, किया धारा तो उसने तो अभी तक इसके साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी देखो वह कैसे उसे कोस रही है। अब साइना अपना मुंह छुपा कर कहाँ जाए हुआ तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड के पास फोन करती है जिस पर आज तक वह अपने पैसे लुटाते आई थी। उसे यकीन था कि वह जरूर उसकी मदद करेगी। आखिर में आज तक उसने उसे इतनी ज्यादा पैसे जो दिए थे। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन रिसीव होता है तो साइना उससे बोलती है, रिया प्लीज मेरी मदद करो, इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है, तुम जल्दी से मुझे 1 लाख दे दो। उसकी बातों को सुनकर वह हंसने लगती है और बोलती है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगने की। साइना गुस्से में बोलती है, रिया मैं तुम्हें कितने पैसे दिए हैं और आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। तो वह बोलती है, उन पैसों के बदले तुमने मुझे कुत्ते के समान ट्रीट किया था, क्या भूल गई? तुम हमेशा मुझे अपने पैर की जूती के समान ही समझती थी और उसी तरह ट्रीट करती थी, तो फिर काहे का एहसान। और हाँ याद रखना, दोबारा भूल कर भी मेरे पास फोन मत करना और बाकी लोगों के पास में मत करना, वरना और तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा, घटिया। और नीचे लड़की इतना बोलकर वह फोन काट देती है। साइना का तो दिमाग ही हिल जाता है। सारे लोग उसे इतना ज्यादा नाराज है, अब वो कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और साइना को खींचकर गाड़ी में बैठा लेते हैं। फिर गाड़ी वहां से चली जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है? अब चाहत साइना को कैसी सजा देगी? अभी तक चाहत उसके साथ खेल खेल रही थी, अब बारी उसके सजा की थी, तो उसकी सजा इतनी आसान तो नहीं होने वाली थी। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।